अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑफ डेटाबेसेस। हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस क्रिएशन के हवाले से। नॉर्मली हमारे ये वो लेक्चर्स हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के काम आ सकते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के जो कि डेटाबेस के स्टूडेंट हैं और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक वो टॉपिक्स होंगे जो डेटाबेस के बच्चों ने पढ़ने हैं और वो उनके एक तो कोर्स कंटेंट में शामिल हैं, दूसरा वो सारे लोग जो कि डेटाबेस डेवलपर हैं वो भी इनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर व्यू हुए हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप हमारे चैनल को ई कॉमर्स उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं और बाकी जो कम्युनिटी है जो कि लर्निंग करना चाहती है उसको ज़रूर ये वीडियोस को शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ER डायग्राम से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो एक हमने अपलोड की है जिसमें हमने बताया कि ER डायग्राम क्या है, ER मॉडलिंग क्या है और हम ER मॉडलिंग को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज उसका एक नेक्स्ट फेज़ हम क्रिएट करेंगे, वो ये है कि हम किस तरह से डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग ER मॉडलिंग। यानी कि अगर एक ER मॉडलिंग हमने कर ली है तो अब उसका नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, हम उससे टेबल्स कैसे ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो ये आज का टॉपिक होगा। तो जिस तरह से हमने ER डायग्राम बनाते वक्त ये चीज़ देखी थी कि ER डायग्राम या ER मॉडलिंग करने के लिए हमारे पास जो बेसिक इनपुट था वो ये था कि हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्लियर हों। हमें ये पता हो कि हमारा यूज़र क्या रिक्वायरमेंट्स चाहता है, उसकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो उसमें हमने सारा का सारा जो दारोमदार था वो हमारा SRS के ऊपर था, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर। जो रिक्वायरमेंट्स उसमें राइट डाउन होती हैं, हम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के उसमें से एंटिटीज़ को सपोज करते हैं, हम उनके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं और हम उन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को ड्रॉ करते हैं। तो आज ये है कि अगर हमारे पास एक ER डायग्राम बन चुकी है तो हम उस ER डायग्राम को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर, जो कि सेकंड लॉजिकल मॉडल है। ये बात याद रखिएगा कि डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त दो बुनियादी मॉडल होते हैं, एक होता है लॉजिकल मॉडलिंग और एक होती है फिजिकल मॉडलिंग। तो लॉजिकल मॉडल जो होता है उसके दो जो है ना वो बुनियादी बड़े पॉपुलर मॉडल्स हैं, एक ER मॉडल है और एक रिलेशनल मॉडल है। ये दोनों लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का हिस्सा हैं। अगर किसी को ये नहीं पता व्हाट इज़ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो डेटाबेस की एक ऐसी डिज़ाइन शक्ल है जिसमें हम डेटाबेस को ग्राफिकली डिज़ाइन करते हैं, डायग्राम्स की शक्ल में, टेबल्स की शक्ल में, लेकिन हम कोई भी डाटा सपोज नहीं करते। हमारे पास डाटा वैल्यूज़ नहीं होती, बल्कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं। हम उन एंटिटीज़ को लॉजिकली ड्रॉ करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ टेबल या रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मॉडलिंग है कि हम टेबल्स बनाते हैं, हम कॉलम डिफाइन करेंगे, एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, लेकिन हम जो है वो कोई डाटा वैल्यू सपोज नहीं करेंगे। हमारे पास कोई इंस्टेंस नहीं होगा, कोई पार्टिसिपेंट फिजिकली नहीं होगा। कुछ टर्म्स मैं आप आज के लेक्चर में आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने कुछ टर्म्स याद रखनी है जो कि आपको लाजमन पता होनी चाहिए रिलेशनल मॉडल के बारे में। जिस तरह से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जब हमने बनानी थी तो हमने ये बात की थी कि वो डायग्राम कंपोज ऑफ है तीन बुनियादी इंग्रेडिएंट्स से, जिसमें एक एंटिटी है, एक एट्रीब्यूट है और एक रिलेशनशिप है। ठीक है, एंटिटी की भी टाइप्स हमने पढ़ी, रिलेशनशिप की भी टाइप्स हमने पढ़ी और फिर हमने एट्रीब्यूट्स की टाइप्स को भी देखा। ठीक है, तो आज हमारे पास ये है और मैं आपको बारहा ये बात बावर करा दूं कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी और आपको उन सारी एंटिटी की टाइप्स, एट्रीब्यूट की टाइप्स और रिलेशनशिप की टाइप्स का नहीं पता तो आप आज के लेक्चर को बिल्कुल नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर आप हर तरह की एंटिटी और हर तरह के एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप को जानते हैं तो ही आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप को, एट्रीब्यूट या एंटिटी को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि कोई एंटिटी, उसकी डायग्राम कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है और किसी भी शक्ल का क्या मानी है, तो आप कभी भी उसको रिलेशन में या टेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो रिलेशन या टेबल्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं ये ज़रा जान लें किस मॉडल में क्या होता है। रिलेशनल मॉडल के अंदर बुनियादी जो चीज़ है वो हमारे पास है टेबल। टेबल का दूसरा नाम है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन एक बुनियादी हमारे पास जुज होगा जो आज हम डिस्कशन करेंगे। रिलेशन से मुराद है टेबल।
ठीक है। और टेबल कितनी तरह के हैं, रिलेशनल मॉडल के सारे इंग्रेडिएंट्स हम वो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप ER डायग्राम को किस तरह रिलेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन यानी टेबल होता है, टेबल के अंदर जो है वो चीज़ होती है वो होते हैं कॉलम। अब कॉलम क्या है, कॉलम को हम बोलते हैं फील्ड्स, ठीक है जी। फील्ड, कॉलम और इसका एक तीसरा नाम भी है, इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो एट्रीब्यूट से आप लोग फेमिलियर होंगे डेफिनेटली कि जब आपने ER डायग्राम क्रिएट की तो आपने हर एंटिटी का एट्रीब्यूट लगाया होगा ओवल सिंबल के साथ। उसी एट्रीब्यूट को हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम की शक्ल में रिलेशनल मॉडल के अंदर, ठीक है जी। और वो जो एंटिटी आपने बनाई ER डायग्राम के अंदर, वो एंटिटी हमारा टेबल बनेगी, उसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो हमारे फील्ड्स या कॉलम्स बनेंगे, और जो हमारे रिलेशनशिप्स थे उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूजिंग लिंक्स बिटवीन टेबल्स। हम टेबल्स के दरमियान लिंक्स क्रिएट करेंगे और वो हम कॉलम की शेयरिंग से करेंगे, वो मैं भी आपको आगे सिखाऊंगा भी। तो ये बुनियादी 3 बातें आपने समझनी है कि रिलेशनल मॉडल में रिलेशन यानी टेबल बुनियादी चीज़ है, और टेबल के अंदर हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती हैं कॉलम्स। कॉलम का मतलब फील्ड्स और फील्ड का मतलब एट्रीब्यूट, वही जो हमारे ER डायग्राम में थे। और टपल्स यानी रोज भी होती हैं टेबल की, क्योंकि टेबल रो और कॉलम को ही कहते हैं, तो रोज भी होती हैं। आज के टॉपिक में रो नहीं आपको नज़र आएंगी, ठीक है, लेकिन रो होती हैं, रो को टपल्स भी कहते हैं। और इसका एक तीसरा नाम भी है, इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं। रिकॉर्ड, रो या टपल, ये 3 जो है ना वो नाम है रोज़ के। और ये रोज़ कहाँ से आती हैं, वो एंटिटी के इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे लास्ट वीडियो में फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि वो ज़रूर देखें उसको और कंप्लीट देखें। तकरीबन 1 घंटा हमने उस पर मेहनत की थी कि हम ताकि एक एक चीज़ को डिस्कस कर सके ब्रीफली। तो जो इंस्टेंस होते हैं, जुज़ होते हैं किसी एंटिटी का, जिस तरह से स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसमें जितने लोग शामिल हैं, स्टूडेंट में अली, कोई भी और स्टूडेंट आप सपोज कर लें, अहमद, रज़ा, कोई भी आप नाम लेते जाएं, तो ये जितने ये स्टूडेंट्स में आ जाएंगे वो उसके इंस्टेंस कहलाएंगे। और उन्हीं इंस्टेंस को रिलेशनल मॉडल में टेबल्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं रोज़ के अंदर, ठीक है जी। सो ये एक इंट्रोडक्शन है जो आप लोगों ने समझना है। तो बुनियादी चीज़ पे हम चलते हैं, वो ये कि अगर हमारे पास ER डायग्राम बन चुकी है तो ER डायग्राम को देखकर हम टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये आप लोगों ने बुनियादी चीज़ आज समझनी है। तो कन्वर्टिंग एंटिटीज इनटू रिलेशन, वो हमने ये बात देखना है। और हमारे पास याद रखिएगा, किसी भी तरीके की एंटिटी, कोई भी एंटिटी आ जाए, ठीक है, और किसी भी किस्म की एंटिटी हो उसको हमने कन्वर्ट करना है। किसी भी किस्म का रिलेशनशिप बना हो उसको हमने कन्वर्ट करना है। किसी भी किस्म का एट्रीब्यूट आ जाए उसको हमने टेबल में कन्वर्ट लाजमी करना है, ठीक है जी। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि आपके पास जो ये जो 2 मॉडल हैं, ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ कि दोनों मॉडल के अंदर जो है ना वो एक बुनियादी जो चीज़ है वो आप ज़रा कंपैरिजन देख लें कि ER मॉडल में और रिलेशनल मॉडल में क्या फ़र्क है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये ER मॉडल में एंटिटी होती है, रिलेशनल मॉडल में रिलेशन होता है। ER मॉडल में जो इंस्टेंस होता है वो रिलेशनल मॉडल में टपल बन जाता है। इधर जो एट्रीब्यूट होता है ER डायग्राम के अंदर वो यहाँ पे भी एट्रीब्यूट ही कहलाता है। और यहाँ जो आइडेंटिफायर कहलाता है वो यहाँ पे आपके पास की कहलाता है, यानी कॉलम की कोई वैल्यू जो यूनिकली इंस्टेंस को डिफाइन कर सके। तो ये बात आपने देखनी है। और ये जब यही चीज़ जब डेटाबेस में जाती है तो ये टेबल बनता है। रिलेशन को हम टेबल कहते हैं डेटाबेस में, फिर टेबल को रो कहते हैं, एट्रीब्यूट को कॉलम कहते हैं, और की को की वैल्यू ही कहा जाता है, ये आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो ये आपने एक बुनियादी कंपैरिजन देखना है दोनों मॉडल्स का, ER मॉडल का और रिलेशन मॉडल का। अब होगा क्या, क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास मुमकिन तौर पे जो हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये कि अगर हमारे पास ER डायग्राम मौजूद है तो किस तरह से कोई भी एंटिटी टेबल की शक्ल में कन्वर्ट होती है। तो अब आप इसका बगौर मुताला कर लीजिए और आप ज़रा देख लीजिए इसको कि आपके पास अगर कोई एंटिटी गिवन है, जिस तरह ये मेरे पास एक एंटिटी है एम्प्लॉय के नाम से, उसके 4 एट्रीब्यूट हैं, ID, नेम, एड्रेस और बर्थ डेट। तो ये आपके पास अगर डायग्राम की एंटिटी गिवन है तो बड़ा सिंपल है, आपने करना क्या है कन्वर्ट करते वक्त कि जो आपके पास एंटिटी होगी वो बन जाएगी टेबल, ठीक है। और जो एंटिटी का नाम है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय एक नाम आपको नज़र आ रहा है, तो यही नाम आपके पास बन जाएगा टेबल का नाम। ये आपके देख लें, एम्प्लॉय रिलेशन बन गया, ठीक है। एम्प्लॉय एंटिटी का नाम था, एम्प्लॉय एंटिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू दी एम्प्लॉय रिलेशन, वही नाम रहेगा। और जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं वो इस रिलेशन के एट्रीब्यूट या कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी आ गया,
नेम एज नेम कॉलम आ गया, एड्रेस एज एड्रेस कॉलम आ गया और बर्थ डेट एज बर्थ डेट कॉलम आ गया। तो ये तो एक सिंपल चीज़ है कि आपके पास जो सिंपल एंटिटी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास सिंपली टेबल में। कैसे कि एंटिटी टेबल बनेगी, एंटिटी का नाम टेबल का नाम होगा, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स टेबल के कॉलम बनेंगे। और याद रखिएगा अंडरलाइन एट्रीब्यूट का मतलब होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को मैं एक्सप्लेन कर दूं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट वो कॉलम होता है या वो एट्रीब्यूट होता है किसी भी एंटिटी का जो कि एंटिटी के सारे इंस्टेंस के दरमियान एक आइडेंटिफायर का काम करता है, शनाख्त का काम करता है। मसलन एम्प्लॉय का कॉलम है, एम्प्लॉय का टेबल है, तो एम्प्लॉय के टेबल में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 100 एम्प्लॉय 100 एम्प्लॉय काम करता है, तो 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इसी टेबल में आएगा। अब 100 में से हो सकता है कि 10 लोगों का नाम अली हो, ठीक है। फर्ज कर लें कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और उनका एड्रेस भी सेम है, तो हम उन 10 के 10 एम्प्लॉयज़ को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, क्या कैसे पता चलेगा कि हम कौन से वाले एम्प्लॉय विद द नेम ऑफ अली उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो कि आइडेंटिफाई कर सके। जिस तरह से आप देख लें पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो जो किसी एक फ़र्द का नाम है वो हो सकता है हज़ारों लोगों का नाम, जो हमारे एड्रेसेस हैं वो हज़ारों लोगों के एड्रेसेस हो सकते हैं, जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट ऑफ बर्थ हज़ारों लोगों की होगी। लेकिन जो हमारे पास CNIC नंबर है वो किसी दूसरे का नहीं होगा। हर बंदे का हर जो बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ CNIC नंबर है, जो हमारे CNIC के ऊपर लिखा CNIC नंबर है, वो कभी भी किसी के साथ कॉपी नहीं हो सकता। तो ये आपके पास एम्प्लॉय आईडी वही काम यहाँ कर रहा है, ये अंडरलाइंड है। दैट मीन्स कि आपके पास ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, एक ऐसा कॉलम है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी हर वैल्यू यहाँ एम्प्लॉय के सारे इंस्टेंसेस को, सारे एम्प्लॉयज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। ये मेक श्योर करेगी कि इस कॉलम में डुप्लीकेशन ना हो, ये मेक श्योर करेगा कि हर आने वाला एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यूनिक हो, वो कोई पहले कॉपीड रिकॉर्ड दोबारा ना आए। तो ऐसे यूनिकली आइडेंटिफाइंग वैल्यू को वाले कॉलम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर, या इसी को हम कहते हैं की, और इसी को कहा जाता है प्राइमरी की। ये तीन नाम यूज़ होते हैं, आइडेंटिफायर और की और प्राइमरी की। ठीक है जी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये अंडरलाइन का मतलब यहाँ पे की एट्रीब्यूट है या प्राइमरी की है। तो ये हो गया एक सिंपल बात कि अगर आपके पास एक सिंपल एंटिटी है तो वो एंटिटी टेबल बन जाएगी सेम नेम के साथ, और एंटिटी के एट्रीब्यूट टेबल के कॉलम बन जाएंगे। अब मैंने स्टार्टर में कहा था कि हमें हर तरह की एंटिटी, हर तरह का एट्रीब्यूट और हर तरह का रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना सीखना है। तो आगे हम आते हैं कि अगर हमारे पास एट्रीब्यूट कंपोजिट हो, किसी को भी अगर कंप्यूटर एट्रीब्यूट नहीं पता तो फिर मैं कहूँगा बार बार कि आप वो लास्ट वीडियो देखिए और उस पर बड़ी मेहनत हमने की है ताकि आपको हर कंसेप्ट ब्रीफली समझा सके। मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि कंप्यूटर एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू एम्बिगुअस होती है, कन्फ्यूजिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, और उसको मज़ीद तकसीम करना पड़ता है, उसके बारे में मज़ीद कुरेदना पड़ता है। ऐसे एट्रीब्यूट को हम कंपोजिट कहते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे एड्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए हमें कंट्री, सिटी और स्ट्रीट नंबर को देखना पड़ेगा। जब तक हम ये तीन बातें डिफाइन नहीं करते तो एड्रेस तो दुनिया के हर इंसान का होता है, तो वो एड्रेस का मतलब क्या है वो आगे उसको पढ़कर ही समझ आएगा कि ये कोई भी फ़र्द है वो कहाँ का रहने वाला है, किस मुल्क, किस शहर और किस स्ट्रीट में रहता है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट है जिसको मज़ीद खोलना पड़ेगा, कुरेदना पड़ेगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है जी। तो जब इस तरह के एट्रीब्यूट को, अगर ये डायग्राम है वही हमने पिछली एंटिटी ली है एम्प्लॉय की विद एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट, लेकिन यहाँ हमने एड्रेस को क्या बोल दिया, कर दिया कि हमने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया। तो अगर ऐसा आपके पास कोई डायग्राम आ जाए जिसमें आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है और आपने इसका टेबल बनाना है, इसे कन्वर्ट करना है रिलेशनल मॉडल के अंदर, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने वही पिछला रूल लेना है कि जो एंटिटी का नेम है वो टेबल का नेम बनेगा, एम्प्लॉय टेबल बनेगा, और जो एम्प्लॉय के अंदर एट्रीब्यूट आ रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डेट, ये उसके कॉलम बनेंगे। लेकिन अब क्योंकि एड्रेस का एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट में हम मेन एट्रीब्यूट या एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट, ये जो एड्रेस के नाम से है, इसको हम कॉलम नहीं बनाते, बल्कि इसके बजाय जो इसकी डिटेल वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे कॉलम बनते हैं। हमारे कॉलम बनेंगे कंट्री, हमारा कॉलम बनेगा सिटी, हमारा कॉलम बनेगा स्ट्रीट, एड्रेस का कॉलम नहीं होगा।
यानी एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट या कंपोजिट एट्रीब्यूट कॉलम नहीं बनता, बल्कि उसको जो डिफाइन करने वाले सब एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे कॉलम बनते हैं लाइक दिस। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, बर्थ डेट, 3 कॉलम तो आ गए, लेकिन एड्रेस की बजाय 3 अलग से उसके सब जो एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रीट, सिटी एंड कंट्री, उसको कॉलम बनाया गया। तो ये तरीका है कंपोजिट एट्रीब्यूट को टेबल के अंदर कन्वर्ट करने का। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कन्वर्टिंग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है, ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगेन उसको जाके आप ब्रीफली देख सकते हैं। तो आपके पास मैं उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग बड़ी आसानी से उस वीडियो को फाइंड कर सकें। तो मल्टी वैल्यूड वो एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर कोई एक वैल्यू नहीं होगी, जिसके अंदर ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। यानी कि अमूमी तौर पे तो अगर आप नेम देखें तो नेम बंदे का एक ही होता है, अगर एम्प्लॉय आईडी देखें तो एक बंदे को एक ही आईडी असाइन होती है। एड्रेस भी जो है ना वो एक ही होता है, उसके मल्टीपल एड्रेस नहीं होते। नॉर्मली एक लिखा जाता है, अगर मल्टीपल हों भी तो मेन एड्रेस लिखा जाता है, मैक्सिमम 2 लिखे जाते हैं। लेकिन स्किल के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, स्किल किसी बंदे के पास 10 भी हो सकती हैं। कोई बंदा अच्छा राइटर भी हो सकता है, अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, अच्छा स्टूडेंट भी हो सकता है, तो उसके बाद 3 स्किल आ गई। इसी तरह से कोई बंदा जो है ना वो टीचर भी हो सकता है एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम स्टूडेंट भी हो सकता है। तो स्किल वैरी करती हैं, किसी एक बंदे में 2 हैं, किसी एक बंदे में 4 हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एक बंदे के लिए 2 कॉलम छोड़ें, या 2 रोज़ एक बंदे की होंगी, या अगले बंदे की भी 2 ही होंगी, हो सकता है उसको 3 रोज़ चाहिए हों, 3 वैल्यूज ने ऐड करनी है। तो इसके लिए प्रॉब्लम होती है। इस तरह इसके लिए फिर ये एक रूल बनाया जाता है कि ऐसे कॉलम को हम अपने टेबल का हिस्सा नहीं रख सकते, बल्कि हम क्या करते हैं, ऐसे कॉलम का हम टेबल ही अलग बनाते हैं। ऐसी ये डायग्राम जिसमें आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आया, तो आपने क्या करना है, आपने बड़ी जो है ना वो अक्लमंदी से ये काम करना है कि ऐसे एट्रीब्यूट को आपने अलग टेबल में जगह देनी है, और वो जो उसका टेबल होगा उस टेबल में आपने जो है ना वो क्या करना है, इसका कॉलम बनाना है। और एक काम और करना है, अब क्योंकि हमने इसका टेबल तो अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि स्किल का जो कॉलम है उसका तल्लुक तो एम्प्लॉय से है, ठीक है, तो पहचान तो एम्प्लॉय की होनी चाहिए। अगर मैं अकेली स्किल्स लिख दूँ, किसी का नाम, किसी का कोई आईडी वगैरह साथ ना लिखूँ, तो ये तो नहीं समझ आएगी ये स्किल किसकी हैं, किसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ये अली नाम के बंदे की या आईडी नंबर 1 की स्किल है या आईडी नंबर 10 की स्किल है, पता तो नहीं चलेगा। तो क्या किया जाएगा, अलग टेबल बनाया जाएगा स्किल के लिए। और जो आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है, इसकी जो प्राइमरी की है यानी एम्प्लॉय आईडी, वो कॉलम जो हर एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सकता है, इस वाले कॉलम को उठा के स्किल वाले कॉलम में कॉपी किया जाएगा एज ए फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की ये होता है कि जब आप एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में कॉपी करते हैं, तो नेक्स्ट टेबल में, दूसरे टेबल में ये फॉरेन की कहलाता है। तो फॉरेन की जो है ना वो आपने ज़रूर लगानी है आपने, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये एट्रीब्यूट किस से, कौन से एम्प्लॉय या कौन से इंस्टेंस का है। तो ये आप ज़रा देखें, इसकी शक्ल कुछ यूँ बनेगी कि बाकी सारा कुछ वही है, नेम, बर्थ डेट, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री यानी एड्रेस के कॉलम आ गए, सब कॉलम्स आ गए एड्रेस के, और एम्प्लॉय आईडी आ गया ले, और एम्प्लॉय आईडी के साथ जो है ना वो स्किल का एक नया टेबल बना दिया गया जिसमें स्किल मौजूद है और साथ एम्प्लॉय आईडी मौजूद है। तो यहाँ तक 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, सिंपल एंटिटी, सिंपल एट्रीब्यूट कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आपके पास जो है ना वो मल्टी जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो उससे आगे चलते हैं। आगे आपके पास है कि वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इसको हम कैसे करें। आप वीक एंटिटी क्या होती है, ठीक है, वीक एंटिटी जो है ना वो एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि डिपेंड कर रही होती है अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर, यानी अगर स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट ना करे तो वीक ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, पर्सन हैज़ चाइल्ड, इसमें अगर एक पर्सन एग्जिस्ट ना करता, ठीक है, तो चाइल्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है जी, जैसे अगर इस कायनात में कोई एक जानदार की जो कोई नस्ल है, कोई स्पीशीज़ है उसका, वो आई नहीं है, तो वो उसकी जो आगे नस्ल है वो कंटिन्यू कर ही नहीं सकती। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी क्लास है, क्लास हैज़ सेशन। अब सेशन होता है साल, क्लास कहलाती है। लाइक कोई भी क्लास आप ले लें, आप एमएससी को क्लास ले लें, बीएस को क्लास ले लें, तो क्लास हैज़ सेशन। लेकिन अगर एक क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल कोई इदारा बीएस नहीं करा रहा, तो उसका सेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेशन चाइल्ड है किसका, क्लास का, क्लास होगी सेशन होगा,
क्लास नहीं बनी सेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह पर्सन हैज़ चाइल्ड, पर्सन होगा तो एग्जिस्ट किया, तो उसके बाद उसके चाइल्ड एग्जिस्ट किए। तो इसको हम जब जब ये डायग्राम आप देखें तो इसमें आपने क्या करना है, आपने अलग अलग, अब दो एंटिटीज़ हो गई हैं तो जितनी एंटिटी होती है उतने टेबल बनाते हैं। दो एंटिटी हैं, दो टेबल बनेंगे। पहले टेबल का नाम पर्सन, दूसरे टेबल का नाम चाइल्ड होगा। और पहले टेबल के अंदर जो कॉलम होंगे वो पर्सन आईडी और नेम होंगे, दूसरे टेबल में जो कॉलम होंगे वो चाइल्ड नेम और चाइल्ड का बर्थ डेट होगा। लेकिन एक जो काम आपने करना है वो ये करना है कि जब आपने स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी को मुंसलिक करना है, लिंक करना है हैज़ के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने पर्सन वाले टेबल की प्राइमरी की यानी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की प्राइमरी की को कॉपी कर देना है वीक एंटिटी के अंदर, चाइल्ड एंटिटी के अंदर एज फॉरेन की, कुछ इस तरह से। तो आप देखें पर्सन आईडी और नेम ये पर्सन का टेबल है और चाइल्ड नेम और बर्थ डेट ये चाइल्ड का टेबल है और पर्सन आईडी कॉपी की गई चाइल्ड के टेबल में एज ए फॉरेन की। तो इस तरह से आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटीज आपस में मुंसलिक होती हैं। उसके बाद आई होप कि आप ये कोई समझ गए होंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपके पास बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन वो होते हैं, आप पीछे ये डायग्राम पूरी पढ़ के आए हैं, वो रिलेशनशिप, वो डायग्राम्स जो कि दो एंटिटीज़ के दरमियान होती हैं, उन्हें हम बाइनरी कहते हैं। अब बाइनरी के अंदर तीन किस्में हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है। तो हम 1 by 1 अब इनका आगे और मुशाहिदा और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इन एंटिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो पहला टॉपिक ये है कि अगर हम आपके पास बाइनरी 1 to many हो, ठीक है, ऐसा बाइनरी रिलेशन, बाइनरी का मतलब दो एंटिटीज़ के दरमियान बनने वाला रिलेशन, जिसमें पहली एंटिटी का एक इंस्टेंस और दूसरी एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस एक रिलेशन बना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बोल देता हूँ, वो ये कि अ टीचर टीच मैनी स्टूडेंट, आ टीचर टीच मैनी स्टूडेंट, यानी एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है। अब टीचर की एंटिटी का एक इंस्टेंस है, एक टीचर है, और पढ़ने वाले बच्चों के जो इंस्टेंसेस हैं वो बहुत सारे हैं। तो ये बन गया 1 to many। इसमें आपने क्या करना होता है 1 to many के अंदर, 1 to many में आपने डेफिनेटली एंटिटी दो हैं, दो टेबल बनाएंगे, दोनों के अंदर जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो 1 to many में जिस साइड पे 1 है, जिस साइड पे एक इंस्टेंस है, उसकी प्राइमरी की को आप मैनी वाली साइड पे एज ए फॉरेन की कॉपी करेंगे। आई रिपीट कि दोनों एंटिटीज़ के दो टेबल अलग अलग बन जाएंगे, दोनों एंटिटीज़ के जो भी कॉलम हैं वो आपके पास यानी दोनों एंटिटी के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके पास दोनों के अलग अलग कॉलम बन जाएंगे। और पहले जहाँ 1 इंस्टेंस है उसकी प्राइमरी की को मैनी वाली साइड पे आपने एज ए फॉरेन की कॉपी करना है, कुछ इस तरह से। ये देखें, ये एक एंटिटी है, कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, ठीक है। अब 1 कस्टमर कैन प्लेस, मे प्लेस मैनी ऑर्डर्स, मे नॉट प्लेस एनी ऑर्डर, इस हवाले से ये डायग्राम बनाई गई है, ठीक है। और जो एक ऑर्डर है वो एक कस्टमर से आएगा। अब वो कह रहा है कि एक कस्टमर है वो बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है, तो कस्टमर की साइड का एक इंस्टेंस है, ऑर्डर वाली साइड पे बहुत सारे इंस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, आप जरा दोनों के देखिए, कस्टमर के एट्रीब्यूट क्या है, कस्टमर आईडी नेम, ऑर्डर के एट्रीब्यूट क्या है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट। तो ये ऑर्डर और कस्टमर इन दोनों का अलग अलग टेबल बनेगा, दोनों के अंदर अपने अपने कॉलम होंगे, कौन कौन से, कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी और नेम का कॉलम होगा, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट का कॉलम होगा। लेकिन कस्टमर आईडी को हम कॉपी करेंगे क्योंकि ये 1 वाली साइड है, इसकी इस कस्टमर आईडी को, ये जो अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी की, इसकी प्राइमरी की को कॉपी किया जाएगा इस कॉलम को, और वो कॉलम इधर भी बनाया जाएगा ऑर्डर के टेबल के अंदर, कुछ इस तरह से ये आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। तो कस्टमर आईडी आपका कन्वर्ट हो गया एज ए फॉरेन की ऑर्डर के टेबल में, तो ये आपका बन गया 1 to many, ठीक है जी। तो ये आपने क्लियर कर लेनी है पहली बात कि 1 to many क्या है, ठीक है। अब 1 to many के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है many to many। many to many में क्या होता है कि दोनों साइड पे many to many इंस्टेंस मौजूद होते हैं। लाइक हम प्रीवियस एग्जांपल को ही लेते हैं कि many customers can order many can place many orders, many customer can place many orders, या जो मैंने पहले जुमला बोला था कि many teachers can teach many students। अब मैंने दोनों तरफ मैनी बोल दिया, तो दैट मीन्स कि आपके पास दोनों साइड पे एक्सपेक्टेड इंस्टेंसेस की तादाद मोर देन 2 या मोर देन 1 है, ठीक है। सॉरी 2 नहीं, मोर देन 1 है। तो जब भी मोर देन 1 होता है तो आप मैनी गिनते हैं, ठीक है। तो अब इस वक्त में क्या करना है, जब दोनों साइड पे मैनी टू मैनी होगा तो एक अलग काम करना है, थोड़ा सा डिफरेंट हम काम करेंगे। वो ये कि अब क्योंकि पहले तो हम करते थे कि जो एक 1 वाली साइड है वो मैनी वाली साइड पे
एज ए फॉरेन की कॉपी करते थे, वन वाली साइड की प्राइमरी की को मैनी वाली साइड पे एज ए फॉरेन की ले गए। अब दोनों तरफ मैनी हो गया तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि दोनों की प्राइमरी की को उठाकर एक नया टेबल बनाएंगे। दोनों टेबल बनेंगे, पहले यानी दो जो एंटिटीज होंगी वो एंटिटीज टेबल में कन्वर्ट होंगी, दोनों के एट्रीब्यूट उनके कॉलम्स बन जाएंगे, और एक तीसरा टेबल बनाया जाएगा, उसके अंदर दोनों की प्राइमरी कीज को कॉपी किया जाएगा अलग से, और वो जो तीसरा टेबल है वो इनके दरमियान लिंक का, एसोसिएशन का काम कर रहा है। ये तरीका होता है मैनी टू मैनी वालों के लिए। अब ये देख रहे हैं, और आप ये पूरा डायग्राम इसको देख लीजिए। यहाँ पे है स्टूडेंट स्टडीज सब्जेक्ट्स, मैनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या थे, स्टूडेंट आईडी नेम, ये आईडी नेम का इसका टेबल बन गया स्टूडेंट के नाम से। सब्जेक्ट क्या क्या एट्रीब्यूट है, सब्जेक्ट आईडी डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट आईडी और डिस्क्रिप्शन के साथ जो है ना, ये तीसरा आप एंड वाला देखें, सब्जेक्ट आईडी और डिस्क्रिप्शन के नाम से सब्जेक्ट का टेबल बन गया। दरमियान में एक टेबल नया बनाया गया STU और सब का, यानी दोनों का कंपोजिट टेबल है। इसमें क्या किया गया, दोनों की सिर्फ प्राइमरी कीज को कॉपी किया गया। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव टेबल, एसोसिएटिव एंटिटी होती है बेसिकली ये, और ये उसका टेबल बनता है। ये आगे किसका और भी सिनेरियो आएगा वो मैं आपको वहाँ पे भी ब्रीफली समझाऊंगा। तो मैनी टू मैनी में आपने याद रखना है कि हम दोनों की प्राइमरी कीज को कॉपी, या अगर दो से ज़्यादा भी एंटिटीज़ हों, आगे टर्नरी के अंदर भी ये मैनी टू मैनी आएगा, तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा कि हम टर्नरी में जहाँ पर एंटिटी की तादाद दो से ज़्यादा होती है, उसमें भी हम जितनी भी एंटिटीज़ होंगी, 3 हों 4 हों, हम सब के जो प्राइमरी कीज़ हैं उसके लिए एक अलग टेबल ही क्रिएट करते हैं। यही मैनी टू मैनी को क्रिएट करने का तरीका है। लास्ट हमारे पास है बाइनरी के अंदर वन टू वन। वन टू मैनी हो गया, मैनी टू मैनी हो गया, वन टू वन। वन टू वन में क्या, दोनों तरफ वन वन इंस्टेंस है, लाइक अ टीचर कैन टीच अ स्टूडेंट, या अ टीचर मस्ट टीच अ स्टूडेंट। अब दोनों तरफ अगर वन वन है, एक एक इंस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों वन वन है, तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप पहले की प्राइमरी की को दूसरे की फॉरेन की बनाएं, या दूसरे की प्राइमरी की को पहले में कॉपी कर दें। दोनों में से किसी एक की भी प्राइमरी की को आप दूसरे में एज ए फॉरेन की कॉपी कर दें, तो ये आपका रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट हो जाता है रिलेशनल मॉडल के अंदर। वन टू वन, वन टू वन में आज़ादी ये है कि आप चाहे पहली यानी लेफ्ट साइड की एंटिटी की प्राइमरी की को राइट साइड में एज ए फॉरेन की ले जाएं, या फिर राइट साइड की प्राइमरी की को लेफ्ट साइड के टेबल में एज ए फॉरेन की ले जाए, कुछ इस तरह से। अ चेयरमैन कंट्रोल अ डिपार्टमेंट, एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। तो आप जरा इनका चेयरमैन का टेबल देखें, उसमें 3 कॉलम होने चाहिए, चेयरमैन आईडी, नेम एंड ईमेल, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए। ये नीचे बने हुए टेबल दोनों, ठीक है। और क्या किया गया, चेयरमैन की आईडी को उठा के डिपार्टमेंट की आईडी के अंदर एज ए प्राइमरी की और एज ए फॉरेन की वहाँ पे कॉपी कर दिया गया। तो ये है आपके पास वन टू वन कंस्ट्रक्शन का एक तरीका। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये बाइनरी रिलेशंस हमने ख़त्म कर लिए, ठीक है। लेंथी ज़रूर लेक्चर्स हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल आपके पास मौजूद है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। आप इनको जब चाहें जितनी दफ़ा रिपीट करना चाहें आप इसको देख सकते हैं, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हों, ठीक है। तो क्योंकि एक टॉपिक की हम एक ही वीडियो क्रिएट करते हैं, तो हम इसकी लेंथ पे नहीं जाएंगे, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आई होप कि बड़ी सिंपल वर्डिंग में आपको ये बातें मेरी कन्वे हो जाएंगी, ठीक है जी। लास्ट हमारे पास है यूनरी, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है ये हमारा यूनरी। यूनरी वो रिलेशंस हैं जिसमें एक ही इंस्टेंस होता है, सॉरी एक एंटिटी होती है। अब एंटिटी दो नहीं है, पहले दो एंटिटी थी तो हमने किसी एक की प्राइमरी की को दूसरे में भेजा, या दोनों की प्राइमरी की को अलग टेबल में डाला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एंटिटी एक है और उस एंटिटी के इंस्टेंस आपस में रिलेशन बना रहे हैं। ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिरी के ऊपर कंप्लीट बात की थी, उसको जाके आप वहाँ से मजीद पढ़ सकते हैं। मैं अब उस पर नहीं जाऊँगा कि यूनिरी क्या है। यूनिरी एक ऐसा रिलेशन है वैसे जिसमें एक ही एंटिटी के इंस्टेंस आपस में रिलेशन क्रिएट करते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की एक एंटिटी है, उसका कोई एक इंस्टेंस बाकी इंस्टेंस को मैनेज कर रहा होता है। जिस तरह से जो हमारा कोई सुपरवाइज़र है किसी शिफ्ट का, वो मज़दूरों के ऊपर सुपरवाइज़र जो लगा हुआ है वो भी खुद मुलाजम ही है अपने मालिक का, लेकिन वो बाकियों के ऊपर सुपरवाइज़र का काम कर रहा है, ठीक है। वो बाकियों को मैनेज कर रहा है, उनकी ड्यूटी लगा रहा है, उनकी तनख्वाहें बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो खुद भी एम्प्लॉय है, ठीक है। अब वो एंटिटी एक ही कहलाएगी एम्प्लॉय की, और उस एंटिटी के अंदर एक इंस्टेंस बाकी इंस्टेंसेस को मैनेज कर रहा है। तो ये वन टू मैनी है, लेकिन ये आपके पास यूनरी फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको एक एक्स्ट्रा टेबल तो है नहीं कि हम इसकी प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की भेजें, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक इजाफी कॉलम क्रिएट करेंगे।
यानी वही कंसेप्ट वही है कि आपने प्राइमरी की को कहीं कॉपी करना है तो हम प्राइमरी की को दोबारा इसी टेबल में कॉपी करेंगे लेकिन नए नाम के साथ। कुछ इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप देखें एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस, ये तीन चीज़ें तो आपके पास आ गई। एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस कहाँ से आ गई? इस आपके पास जो एंटिटी है उसके तीन एट्रीब्यूट थे, ये तीनों यहाँ पे आ गए। अब आपके पास एक इजाफी जो है ना वो आपके पास हमेशा कॉलम आता है इस रिलेशनशिप का, ठीक है, कि एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय, तो जो मैनेज कर रहा है उस मैनेजर की आईडी, मैनेजर भी खुद क्या है? एम्प्लॉय ही है, लेकिन उसके पास एक यूनिक आईडी होगी जो कि बाकी एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है, ठीक है। तो ये एक इजाफी कॉलम आ गया जो कि बिल्कुल एम्प्लॉय आईडी की जैसा है, यानी मैनेजर आईडी भी कॉपी नहीं हो सकती, ये भी यूनिक वैल्यू रखेगा, ये भी आइडेंटिफायर की तरह ही है, लेकिन ये एक इजाफी कॉलम है। इजाफी कॉलम कैसे? कि ये कॉलम इस एंटिटी के एट्रीब्यूट में शामिल नहीं था, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से हमने इसको अलग से क्रिएट किया। तो ये तरीका होता है यूनिट रिलेशंस को फॉर्म करने का। लास्टली हमारे पास टर्नरी है। टर्नरी में आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हम बात की थी कि हमारे पास टर्नरी के अंदर एंटिटीज़ की तादाद मोर देन 2 होती है। जब 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन बनता है, चाहे वो 3 एंटिटी हो, 4 एंटिटी हो, नॉर्मली 3 ही होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? टर्नरी, ठीक है। तो टर्नरी में क्या करना है आपने, ये आपके पास एक टर्नरी आ रहा है जिसमें पेशेंट, डॉक्टर और ट्रीटमेंट 3 एंटिटीज़ हैं और इनके दरमियान एक एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएटिव एंटिटी बनी हुई है, पेशेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। ये अगर आप देखें तो आपके पास ये एक ऐसा तरीका है ईआर डायग्राम बनाने का, वो आपने अडॉप्ट करना होता है कि जब आपके पास टर्नरी रिलेशन बनता है तो दरमियान में फिर आप आम डायमंड सैम्बल के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते, बल्कि आप एक एसोसिएटिव एंटिटी क्रिएट करते हैं। जो दरमियान में डायमंड आपको नज़र आ रहा है, एंटिटी के अंदर डायमंड है, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी। ये हमेशा क्रिएट की जाती है जब आपके पास रिलेशनशिप बनता है टर्नरी शक्ल का। तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट की अपनी, जब इसको हमने अब रिलेशन में लेके जाना है, यानी टेबल में लेके जाना है, तो क्या किया जाएगा? पेशेंट की एंटिटी अलग टेबल क्रिएट करेगी इन 3 एट्रीब्यूट के साथ, डॉक्टर की एंटिटी इन 2 एट्रीब्यूट के साथ आईडी और नेम के साथ अलग टेबल क्रिएट करेगी, ट्रीटमेंट की एंटिटी ट्रीटमेंट आईडी और डिटेल के साथ अलग टेबल क्रिएट करेगी, और ये जो दरमियान में है एसोसिएटिव एंटिटी, इसका भी अलग टेबल बनाया जाएगा और इसके टेबल में सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की प्राइमरी कीज़ को कॉपी करेंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि मैनी टू मैनी में हमेशा हम क्या करते हैं, हम एंटिटीज़ की प्राइमरी कीज़ को उठा के एक नए टेबल में ले जाते हैं। तो यहाँ नया टेबल बनेगा इस नाम से, पेशेंट ट्रीटमेंट के नाम से, और उसके अंदर डॉक्टर, पेशेंट और ट्रीटमेंट इन तीनों की एम्प्लॉय जो प्राइमरी कीज़ हैं वो शामिल की जाएंगी। और अगर इसके अपने कुछ एट्रीब्यूट हैं, जैसे आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रिजल्ट और डेट, अगर ये ना हो तो सिर्फ इनकी प्राइमरी कीज़, इन तीनों की प्राइमरी कीज़ ही इस टेबल का हिस्सा होंगी। लेकिन अगर इसके अपने कोई एट्रीब्यूट हैं, जिस तरह यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं रिजल्ट और डेट के नाम से, तो हम यहाँ पे इनको भी टेबल में एज ए कॉलम शामिल करेंगे। कुछ इस तरह से आगे देखें, पेशेंट का टेबल, डॉक्टर का टेबल, ट्रीटमेंट का टेबल, और पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर इन तीनों की प्राइमरी की आ गई, पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, ट्रीटमेंट आईडी, और साथ डेट और जो डिटेल्स हैं वो, क्योंकि यहाँ पे इसके अपने 2 एट्रीब्यूट थे रिजल्ट और डेट के नाम से, तो ये आपके इसके कॉलम का हिस्सा बने। अगर इसके ये एट्रीब्यूट ये ना होते तो हम सिर्फ उनकी प्राइमरी कीज़ ही कॉपी करते और एज ए फॉरेन की हम इस टेबल में जमा करते। तो ये होता है आपका टर्न रिलेशन। 2 एडिशनल बातें एट द एंड हम करने जा रहे हैं, एक सुपर और सब टाइप एंटिटी, और एक हम बात करेंगे जो है ना वो बल्कि ये लास्ट ही ऑलमोस्ट लास्ट है, यही है, ठीक है जी। तो सुपर और सब टाइप एंटिटी क्या होती है, सुपर एंटिटी सब एंटिटी क्या होती है? जिस तरह अभी मैंने आपको एक एट्रीब्यूट पढ़ाया जिसका नाम था कंपोजिट। हमने कहा था एक ऐसा एट्रीब्यूट है कंपोजिट जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट होता है और उसके बारे में मज़ीद डिटेल्स रिक्वायर होती हैं, वो मज़ीद हम उसको डिटेल रिक्वायर करते हैं, ठीक है, और यानी उसको हम मज़ीद खोलते हैं, कुरे देते हैं। इसी तरह से कुछ एंटिटी ऐसी होती हैं जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, यानी उन एंटिटीज़ को मज़ीद एंटिटीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो ऐसी एंटिटी होती है उसे हम कहते हैं सुपर एंटिटी, और जब हम इसको तोड़ते हैं, हम इसे खोलते हैं, तो इसके अंदर से हम मज़ीद एंटिटीज़ जो है ना वो क्रिएट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब एंटिटीज़, सुपर एंटिटी एंड सब एंटिटी। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल पहले आपको बता देता हूँ। ये देखें, पर्सन, ठीक है, डिवाइडेड या पर्सन एक सुपर एंटिटी है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय।
हम बहैसियत इंसान ही इस दुनिया में मौजूद हैं, हम पर्सनस हैं, और पर्सनस के बाद प्रोफेशनल तौर पे कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉय है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है डिफरेंट प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व है, स्टूडेंट ETC। सो ये आपके पास जो है ना वो ये हैं सुपर सब एंटिटीज़। अब अगर ये कोई डायग्राम आपको आ जाए कहीं पे भी कि आप इसका टेबल बनाएं तो आप क्या करेंगे? सिंपली वही होगा, क्योंकि एंटिटी 3 नज़र आ रही हैं, हम तीनों का टेबल बनाएंगे, पर्सन का, स्टूडेंट का और एम्प्लॉय का, कुछ इस तरह से। ठीक है, स्टूडेंट, पर्सन और एम्प्लॉय। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, किसी की प्राइमरी की को भी किसी के अंदर हम कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, तीनों सिर्फ अपने अपने कैरी करेंगे कॉलम्स को, लेकिन ये याद रखिएगा पर्सन आईडी, स्टूडेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी, अब देखिए तीनों अलग अलग हैं, कोई किसी में कॉपी नहीं हो रहा, लेकिन एरो ये शो कर रहा है कि हमेशा जो आपकी सुपर एंटिटी होती है, जो प्राइमरी की वैल्यूज़ आपने उसकी रखी होती हैं, वही प्राइमरी की वैल्यू आप लेकर जाएंगे अपने सब एंटिटीज़ के अंदर भी। यानी पर्सन आईडी जो किसी की रखी गई वही उसकी स्टूडेंट आईडी भी बनाई जाएगी या वही उसकी एम्प्लॉय आईडी बनाई जाएगी। ठीक है, इस आईडी को चेंज नहीं किया जाएगा, आइडेंटिफायर एक ही रखा जाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एंटिटी क्या है? सुपर एंटिटी। जो सब एंटिटीज़ बनी हैं क्योंकि वो उसको डिफाइन कर रही हैं, वो उसी का पार्ट है, उसी की एक्सप्लेनेशन है। तो जो आपके पास प्राइमरी की बनाई गई सुपर एंटिटी में वही वैल्यूज़ यूज़ की जाएंगी सब एंटिटीज़ के अंदर भी एज ए प्राइमरी की, लेकिन हम इसे फॉरेन की नहीं बोलेंगे। तो ये एक यूनिक चीज़ आपने देखनी है कि ये सुपर और सब एंटिटीज़ को इस तरह कन्वर्ट किया जाता है। सो ये आपके पास ये सारे वो टॉपिक मैंने कवर किए कि आपके पास मुमकिन तौर पे किन किन तरह के एट्रीब्यूट्स, किन किन तरह के रिलेशनशिप्स और किन किन तरह की एंटिटीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके पास ये डायग्राम जब मौजूद हो तो आप एक ER मॉडल को, ER डायग्राम को, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को किस तरह से रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। तो ये आपने ज़रूर देखना है, डिटेलली कंप्लीट इसको देखें, ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जब हम टेबल बना चुके, अब टेबल में जिस तरह हमने एंटिटी बना ली थी, उसके बाद ये आज मैंने आपको बताया कि एंटिटी को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। जब टेबल्स बन जाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि हम टेबल्स को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, उनमें डाटा कैसे डालते हैं और डाटा के ऊपर ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसको डेफिनेटली समझा होगा। अगर हमारी कोशिशें आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने फेलोज़ के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।